इंसाफ के नाम पर हुकूमत बनाई थी, लेकिन 3 साल में बस इल्जामात और बयानात से ही काम चला रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का बाद में आने वाला बयान पहले वाले बयान को ही गलत साबित कर देता है। तहरीक इंसाफ मुखालिफ सियासतदानों को मंसूबों में किकबैक्स लेने का कसूरवार ठहरा चुकी है, तहकीकात कराने के ऐलानात भी करा चुकी है, लेकिन तहरीक इंसाफ के ऐलान और सिर्फ जो है वो करने की हद तक जो होते हैं, कहने की हद तक होते हैं, बाद में इन्हें भुला दिया जाता है या खुद ही एक और बयान देकर पिछले बयान को रद्द कर दिया जाता है। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। तहरीक इंसाफ सीपैक मंसूबों में किकबैक्स लेने का इल्जाम लगाती है, पेट्रोलियम बहरान की फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी करने का ऐलान करती है, जजेस पुलिस और कब्जा माफिया के गठजोड़ की दुहाइयां देती है, महंगाई का जिम्मेदार भी माफिया को करार देती है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करती। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हुकूमत ने भी सिर्फ इल्जामात ही लगाने हैं क्या और दहाइयां ही देनी है, तो फिर वो हुकूमत किस बात की है? और सवाल ये भी है पैदा होता है कि क्या हुकूमत के इल्जामात बस इल्जामात ही हैं, उनके पीछे कोई सदाकत नहीं है? अगर ऐसा है तो हुकूमत गलत बयानी की मुर्तकिब क्यों हो रही है? आज वज़ीर आज़म ने फिर कह दिया कि बड़े बड़े माफियाज मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते। बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। तो वो जब तक वो ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता है कि हमें एनआरओ दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि हुकूमत में 3 साल गुजारने के बाद वजीर आजम को यह कहना चाहिए था कि हमने माफियाज को नकेल डालकर कानून की बालादस्ती कायम कर दी है। इससे पहले भी वजीर आजम इमरान खान निजाम इंसाफ पर सवाल उठा चुके हैं। ये कह चुके हैं कि जजेस और पुलिस ने भी माफिया के साथ मिलकर ट्रॉयका बना लिया। कब्जे ग्रुपों ने क्यों आए? क्योंकि जमीनों के केस ही नहीं हल होते। अदालतों में 50-50 साल चल रहे हैं, वो कब्जे ग्रुप आ गए, उनके साथ पूरा एक ट्रॉयका बन गया। साथ मिल गया जज, साथ मिल गया पुलिस, साथ मिल गया कब्जा ग्रुप। आज वजीर मंसूबा बंदी असद उमर ने कहा कि सीपैक हमसाये की आंखों में खटकता है, इसके खिलाफ गलत और जाली खबरें फैलाई जा। सीपैक जो है वो दुनिया में ताकतें हैं, खास तौर पे हमारे मशरिक में हमसाया जो है उसकी आंखों में खटकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो निशाना रहता है, और ये निशाना जो है वो सिर्फ फिजिकल अटैक की सूरत में नहीं होता। वो जो है वो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का जमाना है। वो सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलाना, फेक न्यूज, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर खबरें लगाना, हर किस्म के अटैक आते हैं सीपैक के ऊपर। हालांकि सीपैक के बारे में खबरें तो खुद तहरीक इंसाफ फैलाती रही है। हुकूमत ने सीपैक से जुड़े मंसूबों पर सवालात उठाए थे, इन मंसूबों में किकबैक्स लेने यानी रिश्वत लिए जाने का इल्जाम लगाया था, लेकिन 3 साल में न सिर्फ यह कि इस इल्जाम पर कोई कार्रवाई की गई, बल्कि खुद हुकूमती वुज़रा और शख्सियात ने इन इल्जामात की सदाकत पर ही सवालात उठा दिए। मुल्तान सक्खर मोटरवे सीपैक का हिस्सा है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने इल्जाम लगाया था कि उनके पास सबूत हैं कि मुल्तान सक्खर मोटरवे में 50 अरब का नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन एक और वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि सीपैक के खिलाफ तो मंसूबाबंदी के तहत मुहिम चलाई जा रही है। और सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन खालिद मंसूर कहते हैं कि वो इस बात की गारंटी देते हैं कि सीपैक में कोई किकबैक्स यानी रिश्वत नहीं। जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं है वो है मुल्तान सक्कर जो मोटरवे है। जो किरदार है वो है एहसन इकबाल, जावेद सादिक, इसमें 50 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। सवाल ये बनता है कि ये पैसा नवाज शरीफ ने खाया, ये पैसा एहसन इकबाल ने खाया या किसके अकाउंट्स में गया? डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है, पैसा तो गया पाकिस्तान के खजाने को 50 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसमें तो कोई शक नहीं कि सीपैक के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर असद उमर और खालिद मंसूर सच कह रहे हैं तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि मुराद सईद गलत कह रहे थे और उनके पास कोई सबूत भी नहीं था। चीन की जानिब से जो कर्जे दिए जा रहे थे उनके बारे में भी इमरान खान साहब की जानिब से वाज़ेह गलत बयानी की गई। उन्होंने कहा कि चीन के कर्जे 60% शरह सूद पर दिए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत बनाने के बाद उनके अपने वजीर ने कहा सूद की शरह तो सिर्फ 2%। और इल्जामात तो ये भी लगाए जाते थे कि अपोजिशन एनआरओ मांग रही है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि अपोजिशन के 7 रहनुमाओं ने उनसे एनआरओ मांगा है। जब उनसे पूछा गया कि एनआरओ मांगने वालों के नाम बताए जाएं तो उन्होंने शेर पढ़कर दामन छुड़ा लिया। फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कह रहा हूं, ये बार बार मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने एनआरओ मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। जनाब स्पीकर, नाम लूं? जनाब स्पीकर, उन्होंने कहा कि नाम ले। सुने
सुने सुने ले लेता हूँ आराम से सुन ले जी। जनाब स्पीकर, जो पहला बंदा जिसने अप्रोच किया वो यहाँ पे इस ऐवान में अभी भी बैठा हुआ है और इंशाल्लाह नाम भी लूंगा। मैंने कहा कि इस ऐवान में बैठा हुआ, उसको पता है शहर लूटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर से। अगर एनआरओ मांगने वालों के नाम मालूम थे तो उसी वक्त बताकर उनका राज फाश क्यों ना किया गया। गुज़िश्ता साल पेट्रोल की कीमत 7 रुपए कम हुई तो पूरे मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई। फिर जब हुकूमत ने कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल को 26 रुपए महंगा किया तो चंद घंटों में पेट्रोल की सप्लाई मामूल पर आ गई। इस हेर फेर पर इंक्वायरी रिपोर्ट भी तैयार की गई। मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम को घर भी भेजा गया। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 90 दिन में फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी करने का ऐलान किया गया। इस ऐलान को भी आज 5 महीने गुजर चुकी है, ना तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, ना किसी जिम्मेदार के खिलाफ FIA को मैंडेट दिया जा रहा है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करें, 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर आगे इसके प्रोसिक्यूशन का काम शुरू किया जा सके। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा यह भी बनाना है कि वो सरकारी लोग कौन थे जिन्होंने मुआवनत की और उसके शराकतदार बने। इसी तरह की एक रिपोर्ट आटा चीनी बहरान के बाद भी आई थी, लेकिन किसको पकड़ा गया, किसको सलाखों में डाला गया, किससे अवाम के कितने पैसे वापस कराए गए, इन तमाम सवालों के जवाब में सिर्फ खामोशी है। हुकूमत नैब के ऊपर भी इल्जामात लगा चुकी है। ये भी कह चुकी है कि नैब ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी हजरात को डराती है। ये तक कह चुकी है कि वैक्सीन मंगवाते हुए भी नैब की गिरफ्तारी का खौफ था। यानी हुकूमत समझती है कि नैब बेबुनियाद और बिला जवाज कार्रवाइयां करता है और जाहिर है नैब की कोई भी कार्रवाई चेयरमैन की मंजूरी के बगैर तो हो नहीं सकती। उसके बावजूद हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी। हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी संगीन इल्जामात लगाए, उनके मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। कहा कि उन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, उनके नवाज शरीफ से राबते हैं। लेकिन इन इल्जामात पर भी हुकूमत के 2 वजीर मुख्तलिफ बात करते हुए नजर आए। वजीर इत्तलात ने कहा कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो उनकी जाती नहीं बल्कि तमाम काबीना की राय है, जबकि वजीर मुमलिकत ने कहा कि फवाद चौधरी ने जो कहा उनकी जाती राय। तमाम काबीना इस राय से इत्तफाक नहीं। आखिर हुकूमत 3 साल बाद भी इस कदर कंफ्यूजन का शिकार क्यों है? आखिर क्या वजह है कि इल्जाम लगाकर बदनाम तो कर दिया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती? क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ के एक वजीर का बयान दूसरे वजीर के बयान को रद्द कर देता है? क्या वजह है कि 3 साल बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत इल्जामात और बयानात से ही काम चला रही है? 3 साल बाद भी माफियाज की निशानदही कर रही है और किसी माफिया को अपने शिकंजे में नहीं ला रही। जवाब लेंगे वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब। डॉक्टर साहब शुक्रिया। और साथ कर देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं, इल्जाम धर देते, नाम क्यों नहीं लेते सर? बल्कि होना तो यह चाहिए था, जैसे कि मैंने आगाज में कहा कि अब तक माफियाज को नकेल डल चुकी होती। आज भी आप हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि माफियाज हैं और माफिया काम नहीं करने देता। देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी हेड ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, उन्होंने वो तमाम चीज़ें करनी हैं और वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आइन और कानून उन्हें इजाज़त देता है, जिसका उनके पास मैंडेट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जब वो करना चाहते हैं तो उसके अंदर रोड़े अटकाए जाते हैं। आपको पता है हमारे मुल्क का जो कानूनी सिस्टम है उसके अंदर आप एक बुरे करप्ट आदमी को नौकरी से निकालते हैं तो स्टे ऑर्डर ले आता है, अगले दिन ट्रांसफ़र करते हैं तो स्टे ऑर्डर ले आता है। तो हुकूमत जो है वो जैसे आवाम समझती है और आप भी जिस तरीके से इस टाइम एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे तो ये लगता है कि जब बंदा वज़ीर आज़म बन जाता है तो वो बादशाह होता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये दुरुस्त नहीं है। फॉर एग्जांपल कराची के अंदर हमने कुछ करना है तो वहाँ की गवर्नमेंट है, अब वो नहीं करना चाहते तो वो काम वहीं पर रुक जाएगा, सूबाई हुकूमत उनकी है। इसी तरह सूबाई हुकूमत वहाँ कुछ करना चाहती है तो कोई इदारा जो है वो कोर्ट में चला जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और पिछले 3-4 दहाइयों से ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल करप्शन की नज़र हुआ है, ये बिल्कुल तबाह हुआ है। अब आपने जब माफियाज़ की बात की तो हर तरह की माफियाज़ हैं, सियासतदानों की भी माफिया है, सहाफ़ियों की भी माफिया है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो वकला में भी माफिया होती है। ज़रूरी नहीं कि सारे लोग हर तबके में, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं हर तबके में, सहाफ़ी हों या वकला हों या सियासतदान हों, लेकिन माफिया भी होती है। प्रॉपर्टी टाइकून्स की भी माफिया है। इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा, आप अमेरिका में देखें तो हर दूसरे चौथे
बात है किसी ना किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई ना कोई स्कैम, कभी वॉक्सवैगन का स्कैम, कभी फ्लां कंपनी का स्कैम, कभी फ्लां के जो है वो आपके सामने वो एयरबैग्स नहीं खुल रहे, फ्लां का जो बेबी मिल्क है उसके अंदर फार्मूला के अंदर फ्लां प्रॉब्लम है, फ्लां के अंदर फ्लां इशू है। आपको अक्सर स्टोरीज मिलती हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपका भी लंबा सहाफ़ती करियर होगा, आपने कितने कैंकर्स को देखा है किसी मल्टीनेशनल के ऊपर कोई पाकिस्तान के अंदर शो करते हुए? नहीं हो सकता, वो भी एक माफिया है। आप चैनल्स को क्योंकि वहाँ से पैसा चाहिए, जो मर्जी हो रहा हो, कोई ऐसा नहीं होगा। आप मुझे बताइए कितनी कंपनीज हैं, सेलुलर कंपनीज जो कितना कितना पैसा कमाती हैं और उनकी सर्विस के इश्यूज होते हैं। क्या कभी आपको कोई टॉक शो होता नजर आया उन सेलुलर कंपनीज के ऊपर? क्योंकि हर आपके प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में उनके 10-10 इश्तिहार चलने हैं। तो जब मुल्क में आपका कंपटीशन कमीशन ठीक काम ना कर रहा हो, रूल ऑफ लॉ ना हो, एक 40 साल से उसके सिस्टम को तबाह कर दिया हो, एक नई गवर्नमेंट आई हो, वो उस सारे सिस्टम को रिवर्स करने की कोशिश कर रही हो, आप इसको ऐसे ही समझे कि पूरी ट्रेन को एक बंदा धक्का लगा के पीछे करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ा इम्पॉसिबल टास्क लगता है, लेकिन हो जाएगा, इसको वक्त लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता होगा। और माफिया हर जगह बैठा होगा। यानी ऐसा है गिल साहब कि मल्टीनेशनल कंपनीज आप कह रहे हैं माफिया है। अच्छा, ये सेलुलर कंपनीज आप कह रहे हैं ये भी माफिया है सर? ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में इतने पैसे लगा के बैठी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई हैं, आप इनको माफिया कह रहे हैं। अच्छा, मान लिया जी माफिया है, मुझे ये बताइएगा इनमें से किसी एक माफिया के खिलाफ आपने कार्रवाई की हो सर? अच्छा जी, गवर्नमेंट ने, सॉरी, मीडिया ने नहीं चलाई पे खबर जो है, मीडिया ने कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं किया, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां तो सर आपके पास है ना, आप मुझे बता दें इनमें से किसी एक पर आपने कार्रवाई की हो? देखिए, मैं उसका आपको जवाब दे देता हूँ, फिर दूसरे मरहले में आपके सवाल का और जवाब दूंगा। पहला जवाब ये कि आपने कहा कि किसी माफिया को क्या आपने नकेल डाली है, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। बिल्कुल डाली है। सबसे पहले हमने ऐसे माफिया के ऊपर नकेल डाली है जो टैक्स नहीं दे रहा था। शुगर का ही आप एग्जाम्पल ले लें तो पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन इससे कम थी शुगर की, तो उस टाइम ज़्यादा थी, माजरत के साथ, जब इससे प्रोडक्शन पिछले सीजन से ज़्यादा थी तो 14 अरब रुपये टैक्स दिया जा रहा था। इस दफा प्रोडक्शन उस सीजन से कम थी, लेकिन उसके बावजूद 29 अरब से ज्यादा का टैक्स हुआ। क्या ये नकेल आप क्या फिजिकली चाहते हैं को नकेल डालें जाके? सुन तो लें आप, नहीं सुन ले, पास ऑन करे थे ना सर टैक्स, सुन ले ना, सुन ले। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पास ऑन नहीं होगा वो पैसा, वो तो टैक्स में आ गया ना, वो पास ऑन कैसे होगा? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुए और धागे से जाके नकेल डालनी है। हुकूमत ने तो इन्हीं कामों के साथ नकेल डालनी है ना। हुकूमत ने इसी तरीके से, आप देखें कि LDA लाहौर के अंदर बेपनाह रिश्वतखोरी होती थी, सबको पता है। आप आज देखिए कि कल मेरे पास जो रावलपिंडी, कल का मतलब 1 या 2 हफ्ते पहले की बात है ये, आप रावलपिंडी के जो तमाम प्रॉपर्टी के रियल स्टेट डेवलपर्स हैं, उनकी तरफ से कुछ दोस्त आए हुए थे एक रिक्वेस्ट लेके कि जो LDA के अंदर कवानीन आपने लाहौर में इंप्लीमेंट किए हैं वो यहाँ करें। अब आज जो पाकिस्तान पूरे की बिल्डर्स एसोसिएशन है वो कहती है कि LDA के अंदर हमें 30 दिन में परमिशन मिल रही है और कराची के अंदर हमें रिश्वत दे के परमिशन मिल रही है। तो इस माफिया को भी हमने नकेल डाली है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे माफियाज, बड़े छोटे माफियाज हैं जिनके साथ हम इस टाइम भी नबरदस्मा हैं। हैविंग सेड दैट, अब आपने देखें कितनी आसानी से कह दिया कि हम सेकेंडरी जगह पे बैठे। नहीं हुजूर, आप पहली जगह पे बैठे हैं। मैंने आपसे पूछा है, जब मैं आपसे कहता हूं फिर आप एकदम तल्ख हो जाते हैं कि आपने मेरी मिसाल दे दी। मेरा तकिया कलाम इस तरह बोलने का, आपसे का मतलब अली हैदर जरूर नहीं है, अली हैदर का प्रोग्राम नहीं है। मैं जब आपसे पूछता हूं तो आपकी मीडिया फर्टर्निटी के बारे में पूछता हूं। मुझे बताइए, आपने किसी टिश्यू पेपर कंपनी के ऊपर कोई स्कैंडल किया हो? आपने किसी इंपोर्ट करने वाली कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में बड़ी मल्टीनेशनल पे स्कैंडल किया हो? आपने किसी बड़ी प्रॉपर्टी वाली कंपनी के ऊपर स्कैंडल किया हो? आपने किसी बड़ी सेलुलर कंपनी के ऊपर कोई आपने स्कैंडल किया हो? आपने किसी ऑयल एंड गैस की कंपनी के ऊपर स्कैंडल किया हो? तो पूरी दुनिया में जो मीडिया होता है वो पहले आइडेंटिफाई करता है रॉन्ग डूइंग्स, फिर उसके ऊपर हुकूमती इदारे जो हैं वो एक्शन लेते हैं, और कभी कभार हुकूमत के डायरेक्ट नॉलेज में आती है वो भी लेते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे कामों के ऊपर काम हो रहा है, हुकूमत उनकी रीएवैल्यूएशन कर रही है। इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट ने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की हैं। असल होता है क्या है सर, देखिए जब मीडिया आइडेंटिफाई करता है ना गिल साहब, तो फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मीडिया नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है, मीडिया बताता है महंगाई है, मीडिया बताता है आटा चीनी दालें महंगी हो गई हैं, आप कहते हैं मुस्बत रिपोर्टिंग करें। आप मुझे ये बताएं, आपके नजदीक टिश्यू बनाने वाले, ये प्रॉपर्टी वाले, ये सेलुलर कंपनियों वाले, फोन की कंपनियों वाले, ऑयल गैस वाले, ये सारे माफियाज हैं सर। तो इनके खिलाफ कार्रवाई आपने करनी है कि हमने करनी है अगर ये माफियाज हैं तो?
नहीं, आप बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। मैंने कोई और जिम्मेदारी आपकी कही थी, जहां से आपको पैसा आता है, मैं उनकी रॉन्ग डूइंग्स की बात कह रहा हूं। आप उसको लपेट के फिर आपने वजीर आजम साहब के खाते में डाल दिया। मैं दोबारा तरतीब के साथ लिस्ट बोल देता हूं। जनाब ने कभी शो किया हो कि कार्बोनेटेड बोतलें पीने से लोगों का वेट कितना बढ़ता है? जनाब ने कभी बताया हो कि फलां कंपनी जो है, मैं जब जनाब कहता हूं तो दोबारा मैं रिकरेक्ट कर दूं कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये मैं आपके सेक्टर की बात कर रहा हूं। कभी कोई बड़ी कार्बोनेटेड ये सोडा बॉटल्स बनाने वाले, जूसेस बनाने वाले, मैं बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूं, वो शादरे में जाके आप लोग भी पकड़ लेंगे माइक और कैमरा लेके, वो जो बाल्टी के अंदर जूस बना रहा होगा। लेकिन जो बड़ी कंपनी बना रही है, क्या आपने कभी किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में पाकिस्तानियों को बताया कि उनके दही के अंदर जो है वो शुगर का कंटेंट कितना है? ये खुद सोडा कंपनी, गिल साहब आप खुद सोडा कंपनी कह रहे हैं, सेलुलर कंपनी कह रहे हैं, नाम तो आप ही नहीं ले पा रहे सर इनके, आप नाम ले लें, आपके पास कोई डाटा तो होगा। आपके मुताबिक गलत हो रहा है सर, ये सोडा कंपनी वाले भी आवाम को लूट रहे हैं, ये जो मोबाइल कंपनियों वाले हैं, मोबाइल नेटवर्क वाले, ये भी सेलुलर वाले, ये भी आवाम को लूट रहे हैं सर। तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? आप हमारी रिपोर्ट का, हमारी खबर चलाने का इंतजार कर रहे हैं गिल साहब? क्या आपने कभी इस्लामाबाद में या कराची में लोगों को बताया कि आपके अपने दफ्तर में आपको एक कंपनी 4G 3G देती है तो उसकी स्पीड आपको क्या दे रहे हैं? नहीं बताएंगे आप कभी भी, क्योंकि मैं आपकी बात आपकी नहीं कर रहा। जो भी शो होगा उसके अंदर 4 दफा उनका इश्तिहार चलेगा। तो आप शुरुआत करें ना माफिया के साथ लड़ने की हमारे साथ। अगर आपने ढूंढ लिया कि 4G की स्पीड अच्छी नहीं आ रही है और अवाम के साथ धोखा हो रहा है तो कार्रवाई करें। आप मेरे रिपोर्ट करने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये तो मेरा सवाल है, आप मुझे बताएं। मैं आपसे बड़े ठंडे होकर पूछ रहा हूं, क्या ये सेलुलर कंपनीज आप जिस तरह कह रहे हैं माफिया, ये अवाम के साथ धोखा कर रही हैं, लूट रही हैं अवाम को सर? ये तो आपने बताना है, आपने कभी नहीं बताया हमें। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अमेरिका में तो वो बताते थे, अमेरिका में तो स्कैंडल आते थे। कैसे बताना है सर? अमेरिका में स्कैंडल आते हैं, बिल्कुल आते होंगे, तो वहां पे पहले गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करती है, कुछ सामने आता है तो मीडिया लेके आता है ना। आप कह रहे, ये आप क्लेम कर रहे हैं कि जी ये रॉन्ग डूइंग कर रही हैं, तो मुझे आप बता दें क्या रॉन्ग डूइंग? कोई सेलुलर कंपनी एक का आप नाम ले लें कि जो गलत काम कर रही है, हम आज खबर चलाएंगे, बताएं मुझे आप। अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब यह है कि अमेरिका के अंदर तो अक्सर मीडिया लेके आता था कि ये स्कैंडल है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अवाम के इस्तेसाल को खराब किया जा रहा है। तो क्या वहां पर वो लूट रहे हैं? आपने रॉन्ग डूइंग्स दिखानी होती हैं, आपका काम भी वॉच डॉग को है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। कंपनियां अगर गलत कर रही हैं, सोडा कंपनियां या सेलुलर कंपनियां, तो मतलब यहाँ की कंपनियां भी वही कर रही हैं। एक बात। दूसरी बात देखें डॉक्टर साहब, ये है कि अगर हम आपको बताते हैं कि गलत हो रहा है कहीं, तो आप मुझे बता दें आपने उसके खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई कर ली? मैंने आपको बताया कि चीनी माफिया जो है वो इस वक्त जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है चीनी 110 रुपए हो गई आपके दौरे हुकूमत में। आप बता दें आपने क्या कर लिया उसके खिलाफ? आपने जरूर, आप एक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि टी मोबाइल और AT&T का क्या हुआ था अमेरिका के अंदर, और मीडिया ने क्या खबर ब्रेक की थी, और मीडिया के ब्रेक करने के बाद हुकूमत ने क्या काम किया था, वही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो पहले वो पढ़ लीजिए क्या हुआ था, और मीडिया ने क्या रोल प्ले किया था, और पीछे गवर्नमेंट ने क्या किया था। मैं वही यहां चाहता हूं। टी मोबाइल और AT&T ने अमेरिकी अवाम से धोखा किया था, उनके पैसे खाए थे। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी सेलुलर कंपनीज भी यही काम कर रही हैं, ठीक है सर, और आप चाहते हैं कि हम रिपोर्ट करें। तो पहली गुजारिश मेरी आपसे डॉक्टर साहब कि आप बताएं तो सही कि कर क्या रही हैं वो। मैंने तो यहां पर किसी कंपनी का नाम नहीं लिया। मैंने आपकी जिम्मेदारी के, आपके ख्याल में पाकिस्तान में सब जन्नत से आई हुई कंपनी है, मल्टीनेशनल, कोई कुछ गलत नहीं कर रही। दिन रात आप सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, तबाही मचाई होती क्रिटिसिज्म का। मैंने तो अपने भाई से, छोटे भाई से सवाल किया है, लास्ट टाइम व्हेन डिड यू सी अ सिंगल शो ऑन एनी मल्टीनेशनल कंपनी? अपनी याददाश्त के ऊपर जोर देके, वो भी तो इसी मुल्क में काम कर रही है ना, कुछ ना कुछ तो गलत वहां भी होगा। तो मुझे लास्ट टाइम आपने मुझसे पूछा था माफिया कहां कहां है, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, हर जगह माफिया छुपा हुआ है, और हुकूमत उस हर माफिया के साथ न बरदज़मा है। पाकिस्तान में आपने देखा कई लोगों ने केसेस किए कि सीट बेल्ट नहीं खुले। पिछले दिनों एक और बहुत बड़ी कंपनी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो 2 हिस्से में हुई थी। कितने चैनल्स ने उसके ऊपर शो किया और कंपेयर किया उसके स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ
वाले लोगों ने सोडा बनाने वाले माफिया। तो जब आपकी बात होगी तो आप ऐसे इधर साइड पे नहीं निकल जाएंगे कट मार के, ये कहेंगे कि वो सानवी जगह पे बैठा, ऐसा नहीं होता। तो बात ये है कि ये सिर्फ शर्फ इमरान खान को है, ये आपको और मुझे नहीं है, और ना और आप में और ना मेरे में इतनी तड़ है कि हम ये काम कर सकें। हमारे में हिम्मत ही नहीं है, उस बंदे में हिम्मत है, उसने बड़े बड़े माफियाज को टेक ऑन किया है और बहुत सारों का मुकाबला भी कर रहा है और मुश्किलात भी आ रही हैं, और उस वजह से उसको बहुत सारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वरना आप और मैं तो इसी मुल्क में पहले रहते थे इमरान खान की हुकूमत आने से पहले भी, और क्या हमने पहले कभी आवाज उठाई थी उनके सामने? चीनी 140 रुपए पे हुई थी, क्या कभी इन्वेस्टिगेशन हुई थी? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जमाने में आपको याद होगा जो तेल की शॉर्टेज हुई थी, मशहूर जमाना हुई थी, उस तरह की पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। क्या कोई इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर हुई थी? अब बाकी तमाम जितनी चीजों की भी इन्वेस्टिगेशन इमरान खान ने करवाई वो पहले कभी हुई थी? पहले तो मिल मिला के की जाती थी। तो बात असल में ये है कि जहां आपकी जिम्मेदारी है वो आपने पूरी करनी है, जो हुकूमत की 24 घंटे ये कहना सारा काम हुकूमत का हमारा नहीं, जो आपका वो कीजिए, और मैं अगले हफ्तों में इंतजार करूंगा कि आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की कोई बात ये है डॉक्टर साहब के जिस के खिलाफ आपने इन्वेस्टिगेशन की वो अगला और अकड़ गया, आपको कीमतें और बढ़ गई, किसी एक के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। मैंने पहले गिनवा दिए हैं। आप कह रहे हैं गाड़ियों वाले माफिया, सोडा वाले माफिया, मोबाइल कंपनियों वाले माफिया। तो सर अगर आप इनको कह रहे हैं कि इनके खिलाफ हमने कुछ नहीं किया तो मुझे बता दें आपने क्या किया। सर आपको तो पता है, आप मुझे बता रहे हैं कि ये लोग जो है अवाम को, आप कह रहे हैं ना अवाम को लूट रहे हैं, हम रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो सर आप कार्रवाई करें। मैं दोबारा कहता हूं सर आप इनके खिलाफ आज कार्रवाई करें, हम आज ही खबर चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त है। एक वक्फा लेंगे यहाँ पे नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज किसको गुनहगार कह रही हैं, इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, क्या मुस्लिम लीग नून को एहसास गुनाह होने लगा है या इसके तजादात खुलकर सामने आ रहे हैं? कौलो फेल के तजादात, क्योंकि बात अब बयानिए के टकराव और इख्तलाफात से बढ़कर पार्टी के फैसलों पर तनकीद तक जा पहुंची है। खुलेआम पार्टी और पार्टी कायद के फैसले को गुनाह करार दिया जा रहा है, और ये बात करने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि पार्टी कायद नवाज शरीफ की बेटी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ हैं, जिन्होंने आज आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की हिमायत को न सिर्फ गुनाह करार दिया बल्कि 2 कदम आगे बढ़ते हुए तौसीक के कानून में वोट डालने वाली पूरी जमात से ही खुद को अलग करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात के दौरान जब उनसे ये सवाल किया गया कि उनकी जमात ने तो इसकी मतलब एक्सटेंशन की आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक देने के हक में वोट दिया था, तो अब वो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की क्यों मुखालफत कर रही हैं? तो उनका जवाब हैरान कुन था। पहले जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो अब नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों एतराज है? नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। मरियम नवाज का ये बयान हैरान कुन इसलिए है क्योंकि ये फैसला पार्टी के मफाहमती ग्रुप ने नहीं किया था, बल्कि खुद जो है इस एक्सटेंशन के कानून की हिमायत के फैसले को पार्टी पर मुसल्लत करने वाले पार्टी के कायद और मरियम नवाज के वालिद नवाज शरीफ थे, जो न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पूरे मुल्क में मज़ाहमत की अलामत समझे जाते थे और कहा करते थे कि जनाब वो वोट को इज्जत दिलवाएंगे, वो मज़ाहमत की सियासत करने जा रहे हैं, वो इनकलाब लाने जा रहे हैं, ऐसा कहा करते थे। लेकिन फिर अचानक उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को लंदन बुलाया और अपने फैसले से आगाह किया कि तमाम अरकान ने इस फैसले की यानी इस तौसीक के कानून के हक में वोट डालना है। और इस इजलास की खास बात यह थी कि राजदारी यकीनी बनाने के लिए सब शुरका से कुरान पर हल्फ लिया गया। लेकिन अब मरियम नवाज ने इस सारे मामले को गुनाह का दर्जा दे दिया। लेकिन क्या ये बयान देकर मरियम नवाज अपने वालिद और मुस्लिम लीग नून के कायद को भी गुनहगार कह रही हैं? और अगर नवाज शरीफ गुनाहगार नहीं है तो फिर नून लीग में तौसीक के कानून की हिमायत करने का फैसला किसने किया था? इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त लीग रहनुमा तलाल चौधरी साहब। चौधरी साहब शुक्रिया वक्त का। साहब ये क्या है, ये दोहरा मयार क्या है आपकी जमात का कि एक वक्त में जब इस कानून के इसमें एक्सटेंशन में तौसीक के कानून पर बात हो रही थी तब भरपूर दिफा किया जाता था, हर तरह दिफा किया जाता था, और अब आप इसको गुनाह कह रहे हैं। मतलब तब आपको अगर जरूरत थी तब आप इदारे के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, और आज आपको लग रहा है कि जब आज हमारा मज़ाहमती बयान जो है वो बिक रहा है, हमारे मज़ाहमती बयाने में आपको लगता है कि जान है, तो आज आप फिर इदारे के खिलाफ हो रहे हैं और उस कानून को कि जिसकी हिमायत में आप बोले थे
आज उसको आप गुनाह करार दे रहे हैं सर। तो ये कैसा दोहरा मयार है आपका चौधरी साहब? देखिए अली हैदर साहब, एक तो आज भी अगर कोई पार्टी फैसला करेगी तो मैं उसे डिफेंड करूंगा, उसका मैं हमायती हूं या मुखालिफ हूं। और पार्टी का फैसला जो है वो हर एक का फैसला होता है, अंदर पार्टी के अंदर अपनी अपनी राय होती है, लेकिन फैसले के बाद वो सबका फैसला होता है। कई दफा फैसले सही हो जाते हैं, कई दफा गलत भी हो जाते हैं। अगर मरियम साहिबा ने जो आज बात कही है, ये बिल्कुल मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि मरियम साहिबा ने अपनी जात के हवाले से बिल्कुल ठीक कहा कि वो इस पूरे कानून साजी के हक में नहीं थी। अच्छा, तो साहब ये इतना अर्सा फिर खामोश क्यों रहे? अगर इस ऐसी कानून साजी के हक में वो भी नहीं थी, आप भी गालिबन नहीं थे, और भी कई नून लीग के दोस्त नहीं होंगे, तो खामोशी क्यों थी सर इतना अरसे तक? देखिए पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और हमसे ज़्यादा लोग सीनियर, ज़्यादा तजर्बाकार और जो ज़्यादा मुल्की और बैनुल-अक़वामी हालात समझते हैं वो हैं। और मुश्तरका तौर पर एक फ़ैसला, हमारी एक जमहूरी पार्टी है और उसमें कुछ लोगों ने मुखालफत की होगी, कुछ लोगों ने हमायत की होगी, मगर देखिए ना तारीख ने आहिस्ता आहिस्ता वो जो फ़ैसला था वो इस वक्त पार्लियामेंट पे भी सवालिया निशान है, वो हमारे लिए भी ताना बनता है। आप भी हर दूसरे दिन सवाल करते हैं कि आपने तो सपोर्ट किया था, आज आप क्या बात कर रहे हैं। और इसी तरह वो अदालत का जो फैसला था कि कानून है नहीं मगर 6 महीने की मुद्दत दे दी उन्होंने, उस पर भी सवाल उठते हैं। और तो और उस इंस्टीट्यूशन पर जो पाकिस्तान का सबसे कीमती इंस्टीट्यूशन फौज है, आज उसमें भी इस फैसले की वजह से बहुत सारे लोगों को तनकीद का मौका मिलता है और इस तरह इंस्टीट्यूशन कमजोर होता है। मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में हमें इस तरह के फैसलों पर ज्यादा एहतियात और ज्यादा मैं समझता हूं विजन के साथ या पार्लियामेंट को ज्यादा देखभाल कर फैसले करने चाहिए। तो साहब उस वक्त ऐसी क्या मजबूरी थी? उसके बाद हुआ यह कि आपने उन्हीं का नाम लेकर भरे जलसे में आपने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्की हालात का जो भी जिम्मेदार है आज वो शख्स है। 3 नाम आपने लिए थे, उन्हीं के एक्सटेंशन में आप वोट दे रहे थे। तो उस वक्त क्या मजबूरी थी आपकी जब आपने ये काम किया? देखिए एक तो जब पूरा फौज का इदारा जो बड़ा वो अगर खुद एक एक्सटेंशन मांग ले तो ये देखते हुए कि उससे शायद पार्टियों को सियासी नुकसान हुआ, मगर एक अदारा अगर ये इस बात पर आके खड़ा हो गया है कि इस वक्त उनकी सरबराही के लिए एक यही आदमी ज़रूरी है, तो उसके पेश नज़र कौमी मुफाद और कौमी दफा के पेश नज़र अगर कोई फैसला किया, मगर वो फैसला जो है बाद में जो नाम लेकर किया गया वो बिल्कुल ठीक बात की गई, क्योंकि वो कई लोग अब पूरे उतरते हैं, कई लोग अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर सकते। अगर जब आप इंसाफ नहीं करेंगे उस वक्त भी नाम इसलिए लिया ताकि फौज के अदारे को और फर्द को अलहदा कर दिया जाए। हमने अफराद के नाम लिए, एज ए फौज जो है उनकी जो कुर्बानियां हैं, जो उनका रोल है, उसको हमने हमेशा डिफेंड किया और उसी की खातिर ही इस एक्सटेंशन को वोट भी दिया था। हमने किसी फर्द को वोट नहीं दिया था इसलिए। और फर्द जो है वो नागुज़ीर नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस नागुज़ीर होते। अच्छा साहब ये बताइएगा मुझे सर, आज पार्टी में जैसे मरियम साहिबा ने ये बात कर दी, आज पार्टी में जब बात हो इस फैसले को लेकर के तो पार्टी के अंदर पछतावा है कि ये फैसला हमने क्यों लिया, हमने क्यों साथ दिया? आज पछताते हैं क्या आप लोग? देखिए ना, फैसले करते हुए इंसान नेक नीति से फैसला करता है और फैसला इसलिए किया जाता है कि वो आदमी अपने ओहदे से और जो हलफ उठाएगा उससे इंसाफ करेगा। जब हलफ की पासदारी ना हो और वो आदमी ओहदे से इंसाफ ना करे तो फिर यकीनन इंसान को बदली फैलती है। अच्छा साहब, मरियम साहिबा की आज लबो लहजे में, उनकी गुफ्तगू में भी, उनकी ट्वीट में भी मुकम्मल पछतावा नजर आ रहा था हमें। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जिस मुस्लिम लीग ने यह फैसला लिया उस मुस्लिम लीग का मैं हिस्सा नहीं थी। जो साहब ये फैसला लेने वाली मुस्लिम लीग कोई और थी और अब की मुस्लिम लीग कोई और है सर? देखिए ये उन्होंने अपनी ट्वीट में क्लियर भी किया है, मैं भी दोबारा क्लियर कर दूं। मरियम साहिबा ने मुस्लिम लीग का ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं थी, वो मुस्लिम लीग का हिस्सा थी उस वक्त भी, आज भी। मैंने आपको बताया है बहुत सारे मराहल पर बहुत सारे हमारे रहनुमा जो हैं वो कई दफ़ा किसी फैसले के हक में होते हैं, कई खिलाफ होते हैं,
मगर वो पार्टी का हिस्सा उसी तरह होते हैं। सो पार्टी का हिस्सा वो थी, मगर इस फैसले से उस वक्त वो इख्तलाफ रखती थी और उस वक्त जो मरियम साहिबा का नुक्ता नजर था, आज ज्यादातर जो लोग हैं जो सियासत को समझते हैं वो मरियम नवाज के नुक्ता नजर को बेहतर तस्लीम करते हैं। अच्छा, मरियम साहिबा मुखालिफ थी और मियां नवाज शरीफ साहब इसके हक में थे, और कौन कौन था सर चौधरी साहब जो इसके हक में था उस वक्त भी और आज भी समझता है कि सही फैसला? देखिए, मरियम साहिबा ने क्योंकि अपना जाती तौर पे इजहार कर दिया है, इसके अलावा मैं कोई नहीं कि भी मैं अपनी पार्टी में मैं कहूँ जी कि मैं फलां जगह पर था, फलाना हक में था, फलाना मुखालिफ था। फैसला पार्टी का था। जब फैसला हो रहा होता है उस वक्त लोगों में डिवीजन होती है, फैसले के बाद वो सबका फैसला होता है, पूरी पार्टी का फैसला होता है। सो इस वक्त ये कहना कि कौन उसके हक में था, क्योंकि मरियम साहबा ने जाती तौर पर अपना इजहार किया है, सो इसलिए उन्होंने बात की है। बाकी हर ये फैसला पार्टी का फैसला था। कुछ लोग इख्तलाफ उस वक्त भी रखते थे और कुछ लोग इख्तलाफ इसको करना चाहते थे। तलाल चौधरी का क्या फैसला था? सर देखिए, मेरा फैसला जो भी होता है वो फैसला पार्टी के अंदर रहकर मैं उस पर बात कर सकता हूं। मैं उसमें जिस तरह का मर्जी सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता हूं। जब फैसला हो जाता है वो उसके बाद बाहर आके मैं पहला आदमी होता हूं जो उसको डिफेंड करता हूं। मेरे मुंह से मेरा ये फर्ज बनता है कि जो पार्टी के फैसले हों उनको मैं अपना फैसला समझ के डिफेंड करूं। अंदर पार्टी के अंदर मैं खुले दिल से बात करता हूं और मियां नवाज शरीफ की मेहरबानी और लीडरशिप की कि वो फिर खुले दिल से सुनते भी हैं। अमल कर रहे हैं चौधरी साहब, इस बात पे आप तो अमल कर रहे हैं, मरियम साहबा अमल क्यों नहीं कर रही हैं? वो क्यों कह रही हैं कि वो मुखालफत क्यों कर रही हैं इस फैसले की खुलेआम मीडिया पे आकर? देखिए, मामला ये है, मैं उनसे एक सवाल किया गया था, बड़ा ही एक क्या कहते हैं पॉइंट करके एक नहीं मैं उसी पे आ रहा हूं ना। देखिए ना, उसी पे आ रहा हूं। उनसे उनकी वो पूछा गया था, उन्होंने अपनी राय एक्सटेंशंस, जर्नल एक्सटेंशंस के बारे में दी। जर्नल एक्सटेंशंस के किसी किस्म की एक्सटेंशन जो है वो उनके मुताबिक वो ठीक नहीं है, और उसके बाद एक ज़िमनी सवाल निकला। बाकी ये बड़े असूल की बात है, और ये मैं आपको बता दूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर मरियम साहबा ने आज ये कहा है तो आज तो ज्यादातर लोग यही समझ रहे हैं कि हाँ, ये जो मरियम साहबा कह रही थी, काश पाकिस्तान की तारीख में एक्सटेंशंस ना होती, काश पाकिस्तान की तारीख में जोर जबरदस्ती से एक्सटेंशन ना ली जाती और ये पाकिस्तान यहाँ ना पहुंचता। मुखालफत करनी थी साहब, जिन्होंने मुखालफत करनी थी उन्होंने खुलेआम मुखालफत भी की। परवेज रशीद साहब ने वोट नहीं देना था, उन्होंने वोट नहीं दिया, वो पार्टी के फैसले के खिलाफ भी गए थे। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल है औरों के पास भी था, आपके पास भी था और बाकी मेंबरान के पास भी था। वो ऑप्शन ले सकते थे जो परवेज रशीद ने लिया। देखिए, जो सियासी और जो तरीकाकार है वो यही है कि पार्टी के अंदर आप अपने मौक़िफ़ पर स्टैंड लें या लोगों को कायल कर लें। अगर आप कायल ना कर सके और आपकी अक्सरियत पार्टी में ना हो तो फिर बेशक जो मर्जी भी आपका मौक़िफ़ जितना मर्जी भी दुरुस्त हो, फिर पार्टी के साथ आप खड़े हो जाएं। यही एक तरीकाकार है। और इस वक्त मेरा ख्याल है इसी सबसे बड़ी जो जमहूरी जिस पे हम पर तनकीद होती है, वो हम भी सबसे बड़ी पार्टियां जिनके अंदर खुल के बातें होती हैं, जिनके इतनी खुल के बातें होती हैं कि आपके चैनलों पर सिवाय और कोई काम ही नहीं है। यानी वो हमारी बयानिया की बात होगी, आज इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। हमारी पार्टी में खुल के इश्यूज पर बात होती है। इसी वजह से आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पॉपुलर पार्टी है। साहब मसला ये है ना कि आपकी समझ नहीं आ रही कि आप खड़े कहाँ हैं। आप किसी को आप देखें ना, आप बैठे बैठे इल्जाम लगा देते, आप कह देते जनाब ये सिलेक्टेड है और कोई सिलेक्टर कोई और है। आप इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगा देते, इतना बड़ा इल्जाम आप लगा देते हैं। आप इदारे को घसीट लाते हैं सियासत के अंदर और फिर उसी इदारे के सरबराह को आप एक्सटेंशन भी दे देते हैं। एक तरफ लगता है कि आप सारे के सारे गुनाहों का मलबा जो है वो आप इदारे पे डाल रहे हैं और एक तरफ आप एक्सटेंशन दे देते हैं। बाद में कहते हैं जनाब हमसे गुनाह हो गया। ये अवाम को क्लैरिटी तो दें, अवाम को बताएं तो सही कि आप चाहते क्या है। प्रॉब्लम यहीं पर आ जाता है सर। और यकीन कीजिए आपकी सियासत में
नुकसान जो है वो इदारे का होता है। एक इदारा, जैसे कि हमने पहले बात की कि जो पाकिस्तान का सबसे कीमती इदारा है वो, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत की खातिर, जब आपको मतलब होता है आप कह देते हैं धांधली हुई, इदारा इसके पीछे है, आपको एक्सटेंशन देना होती है, आप कहते हैं जी बिल्कुल बहुत इसकी जरूरत थी, ये इस वक्त मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, आप वोट देते हैं। जब आपको लगता है अब हमारा काम निकल गया है तो आप कहते हैं हमसे गुनाह हो गया है। सर ये तो कम से कम आप ना करें ना जॉय साहब। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त, एक वक्फा लेते हैं। कराची में बारिश हुई, गर्मी थी, कराची वालों ने बारिश की दुआ मांगी, मगर उनको क्या पता था कि ये बारिश जो होएगी, जो रहमत बरसेगी, कराची की इंतजामिया उस रहमत को ज़हमत बना देगी। इसी पर बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, कराची में एक बार फिर बारिश हुई है और एक बार फिर वही सब कुछ हुआ है जो हर बार बारिश के बाद होता है, यानी ज्यादा बारिश आई तो अपने साथ पानी भी ज्यादा लाई और कराची में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। सड़कें डूबी, नाले उबले, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हुई, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और कराची वाले परेशान हुए। नागन चौरंगी डूबी, शादमान टाउन का बरसाती नाला भी आपे से बाहर हो गया। 4K चौरंगी से 2 मिनट चौरंगी तक सड़क ज़ेरे आब आ गई। जिस रूट पर मुस्तकबिल में ग्रीन लाइन चलनी है वो भी नदी का मंजर पेश करने लगा। मेट्रोपोल, सदर, ज़ैनब मार्केट, शाहराह फैसल और अतराफ के इलाकों में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने भी कराची की देखभाल की जिम्मेदारी और जिम्मेदार सिंध हुकूमत पर बरहमी का इज़हार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे कि थोड़ी सी बारिश से पूरा शहर डूब जाता है। कराची शहर नहीं कचरा है। उस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है जानेंगे समा न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, पानी कहाँ किन इलाकों में है, इसको निकालने का काम किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के सबसे अहम तरीन ज़िला वस्ती में, और अहम तरीन बात यह है कि कराची में चंद मिनटों की जो बारिश हुई है उसने इस शहर का हुलिया और नक्शा बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। कम से कम मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आज हम दोपहर से ये सूरत हाल अपने नाजरीन को बराह रास्त दिखा भी रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची, उस जगह पर कि जहाँ पर मेरे सीधे हाथ पर 5D है और मेरे उल्टे हाथ पर 5J है। और 5D की सूरत हाल इस वक्त ये है कि सड़क बिल्कुल झील का मंजर पेश कर रही है। कैमरामैन मज़हर आपको दिखाएंगे कि इस गली के अंदर पानी मौजूद है। इसी तरह इन तमाम गलियों में, इन सर्विस रोड्स पर बरसात का ये गंदा पानी मौजूद है। नाला ओवरफ्लो हो चुका है। शहर में सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मिलीमीटर बारिश हुई है। नॉर्थ कराची और न्यू कराची के इलाके में जो बारिश का डेटा जारी किया है महकमा मौसमियात ने, वो 49.2 मिलीमीटर है, लेकिन इसने इस पूरे इलाके को बिल्कुल तालाब और झील बनाकर पेश कर दिया है। रात के इस पहर भी ट्रैफिक किस तरह चल रहा है आपके सामने है। न्यू कराची का इलाका हो, अल्लाह वाली चौरंगी का इलाका हो, 5 नंबर का इलाका हो, या किसी और जगह की हम बात करते हैं सुरजानी यूसुफ गोट का इलाका हो, अमीर बस्ती हो या गरीब आबादियाँ हो, सब में बहुत बुरा हाल है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि सबसे ज़्यादा बुरा हाल उसका भी हुआ, उस अहम तरीन ट्रैक का, कि जिसका नाम रखा गया था ग्रीन लाइन। कहा गया है कि अक्टूबर में वो ट्रैक पे बसें चलना शुरू होंगी। 40 बसें कराची पहुंच भी चुकी हैं, उसका 90% काम मुकम्मल भी हो चुका है। लेकिन शादमान वाली पूरी पट्टी पे तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा की वो पट्टी है कि जहाँ पर बारिश का पानी दाखिल हो गया, और जाहिर है कि अगर ग्रीन लाइन की बसें चल भी रही होंगी तो वो सर्विस मुअत्तल होगी उस सूरत में कि जब बारिश होगी, क्योंकि नागन चौरंगी शादमान तक उस पूरे ट्रैक पर पानी आता है। और उसमें यकीनन अब थोड़ा सा काम बाकी रहता है, लीपा पोती का, फिनिशिंग का, टचिंग का। लेकिन देखना यह है, कराची के लोगों को इंतज़ार है कि क्या वाकई वो बसें चल पाएंगी या नहीं, क्योंकि उन 40 बसों का जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन खुद साबिक़ा दौर में जब नेमतुल्लाह खान के ज़माने में और मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में जो सैकड़ों की तादाद में ग्रीन बसें आई थी, वो कहाँ गई, इस बारे में अब तक किसी ने सवाल करने की ज़हमत ही नहीं की कि वो बसें नाकारा हालत में अगर खड़ी हैं, सिंध हुकूमत उन्हीं की मरम्मत करा दे तो वो शायद इस सड़कों पर चलना शुरू भी कर दें। लेकिन इस बारिश ने इस शहर का, कि जो कराची का वो किरदार है कि जो सूबे को 90% और वफाक को 70% कमा कर देता है, ये हालत है कि हम स्विमिंग पूल और झील वाले मंजर को देख रहे हैं। और बिल्कुल ये सूरत हाल वो है, अर्बन फ्लडिंग है, बरसाती नालों की बर वक्त सफाई नहीं की गई, उसके नतीजे में कराची के शहरी इस अजाब को भुगतते हैं।
वो बारिश एंजॉय नहीं कर पाते और बहुत बुरी सूरत हाल होती है। ये सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं कराची के सबसे अहम तरीन ज़िला वस्ती की। और ये जो रेन एमरजेंसी के नाम पर हमारे साथ जो मजाक किया जाता है हर साल, वो पूरी रेन एमरजेंसी में हमें वो एमरजेंसी वाली सूरत हाल कहीं नजर नहीं आई। खुर्शीद आलम, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में खवातीन की विरासत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम फैसला सामने आ गया, जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि खवातीन को अपनी जिंदगी में ही विरासत का हक लेना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी औलाद अपनी वालिदा की विरासत के हक से महरूम हो जाएगी। अदालत उज़्मा ने यह हुक्म एक ऐसे मुकदमे में जारी किया जिसमें पेशावर से ताल्लुक रखने वाली 2 मुतवफ़ी बहनों के बच्चों ने अपने नाना से माओ की विरासत का दावा दायर किया था। बच्चों के नाना ईसा खान ने अपनी दोनों बेटियों में से किसी को अपनी विरासत में हिस्सा नहीं दिया था और 1935 में अपनी जायदाद अपने बेटे अब्दुल रहमान को मुंतकिल कर दी थी। दिलचस्प बात यह है कि ईसा खान की दोनों बेटियों में से किसी ने अपनी जिंदगी में वालिद की जायदाद में अपना हक नहीं मांगा था और ना ही जायदाद की भाई के नाम मुंतकिली को चैलेंज किया था। लेकिन 2004 में मुतवफ़ी बहनों के बच्चों ने अपने नाना ईसा खान की जायदाद में अपनी माओ का हिस्सा हासिल करने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसका फैसला पेशावर की मकामी सिविल कोर्ट ने बच्चों के हक में सुना दिया। लेकिन बाद में पेशावर हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज करते हुए हाई कोर्ट के हुक्म पर करार रखा। खवातीन के हक के विरासत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत अहम है। लेकिन हमारे मुल्क के जमीनी और सकाफती हकायक एक दूसरा पहलू भी दिखाते हैं जो जुल्म पर मबनी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में खवातीन का कत्ल और रेप ही नहीं बल्कि इन्हें उनके विरासती हुकूक भी उनसे छीने जाते। खवातीन को जायदाद जो है वो बेहिस्सा देने वाले 127 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 121वां है। जायदाद और मलकियत के हुकूक से मुतालिक काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम IPRI के मुताबिक खवातीन को जायदाद की मलकियत के हुकूक देने के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में सबसे पीछे रह जाने वाले ममालिक में से एक है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तरक्की के मुताबिक बलूचिस्तान में खवातीन को विरासती हक देने की शरह 0 है। भाई या दूसरे रिश्तेदार खवातीन का हिस्सा हड़प कर जाते हैं और अगर कोई खातून भाइयों से अपना हक मांगे तो उसके साथ वो सुलूक किया जाता है जो 3 माह कबल पेशावर के 2 भाइयों ने किया था। जब बहन ने भाइयों से जायदाद में अपना हिस्सा मांगा तो दोनों भाइयों ने हथौड़ी और हेलमेट से बहन और बहन की मदद को आने वाली अपनी मां को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। अलमनाक वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और दोनों भाइयों को गिरफ्तार करते हुए वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। लेकिन हक़ विरासत तलब करने पर बहन, बेटी, बीवी या किसी भी रिश्तेदार खातून को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने का यह कोई पहला वाक़या नहीं है। जायदाद के तनाज़े पर भाइयों की जानिब से बहनों पर तशद्दुद के पहले भी कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता बरस जून में कराची की एक खातून मुबैना तौर पर अपने भाइयों के तशद्दुद से जाबहक हो गई थी। उसने भी अपने भाइयों से जायदाद में अपना जायज़ हिस्सा मांगा था। साल 2018 में भी एक ऐसा ही वाक़या सामने आया जब जायदाद का हिस्सा मांगने पर भाइयों ने अपनी सगी बहन की टांगें तोड़ दी थी। उसकी बात यह है कि कानून के बावजूद ऐसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। रवां बरस जुलाई में हुकूमत की जानिब से नफाज मलकियती हुकूक निस्वां कानून नाफिज किया गया था, जिसके तहत खवातीन को जायदाद की मलकियत का हक होगा और जायदाद के हक से महरूम कोई भी खातून मोहतसिब के पास शिकायत दायर कर सकेगी और मुतासरा खातून को इसका हक दिलाने के लिए मोहतसिब के इख्तियारात में खुसूसी इजाफा भी किया गया था। पाकिस्तान के कानून और शरीयत में औरतों के लिए वालिदैन, औलाद और शौहर की जायदाद में बाकायदा हक रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान में कानून ही नहीं बल्कि मजहब की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। विरासती हक देने से बचने के लिए तरह तरह के हरबे इख्तियार किए जाते, कहीं गुर्बत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, कहीं कुरान से शादी कर दी जाती है, वरी कर दिया जाता है, झूठे इल्जामात लगाकर बदचलन साबित किया जाता है और फिर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। और जब ऐसे मुकदमात की तहकीक होती है तो पता चलता है कि असल वजह तो विरासत से महरूम। खवातीन को जायदाद में हक देने के हवाले से शरई कवानीन भी इंतहाई वाज़ेह हैं।
जबकि सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला भी आ चुका है नाज़रीन। लेकिन इस हवाले से अभी भी चंद सवालात हलब तलब हैं, उनके जवाब अभी चाहिए, बल्कि उन पे हुकूमत को काम करना चाहिए। हुकूमत को सोचना चाहिए कि किस तरह ख़वातीन के लिए मज़ीद आसानी पैदा कर सकती है कि जब वो अपना हक अव्वल तो उसको हक मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए, शरई तौर पर जो हक बनता है वो उसको मुंतकिल हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाज़रीन, अगर ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में विरासत का दावा नहीं करती, यानी विरासत की मुंतकिली से पहले ही वो इंतकाल कर जाएं, तो उनकी औलाद का क्या होगा? अगर कोई नौजवान खातून हादसाती मौत का शिकार हो जाए, उसके बच्चे छोटे हों, तो क्या वो बच्चे अपनी माँ के विरासती हक से महरूम समझे जाएंगे? और उस गासिब का क्या, जो शख्स उस औरत की जिंदगी में उसको हक नहीं दे रहा था, उस औरत के मर जाने के बाद उसको कौन पूछेगा? क्या उससे कोई सवाल किया जाएगा कि तुमने इसकी जिंदगी में उसका हक गज़ब कर रखा था, अब तुम इसका जवाब दो? कौन सवाल करेगा? और क्या उस औरत को पता होगा कि उसका अगला लम्हा ही उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता है? उसका प्लान चंद दिनों के बाद हो, उसका मंसूबा हो कि वो चंद दिनों के बाद भाइयों से बात करेगी, अपने बाप से बात करेगी अपने हक के लिए, लेकिन उस दौरान उसकी अगर मौत वाक़ई हो जाए तो फिर उसका अजाला कैसे किया जाएगा, कि उसकी नीयत को किस तरह परखा जाएगा? इसी तरह अगर कोई नौजवान मर्द हादसाती मौत का शिकार हो जाता है और इसे वरासती जायदाद मुंतकिल नहीं होती, तो क्या इसके बच्चे भी अपने बाप की विरासत के हकदार नहीं समझे जाएंगे? इसके अलावा एक और तल्ख हकीकत ये भी है नाज़रीन, और वो ये कि पाकिस्तान में जिंदा औरतों को विरासत से महरूम रखा जाता है, उम्र भर उनको कैद रखे जाने की मिसालें मौजूद हैं। कुरान से शादी तक कर दी जाती है, झूठे इल्जामात लगाकर गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। तो जब जिंदा औरतों को हक नहीं मिलता, तो फिर मुर्दा दुनिया से चले जाने वाली औरतों को दोस्तों कौन हक देगा? इन जुराइम की पकड़ कौन करेगा? इस संगीन जुर्म का मुर्तकिब होने वाले उस भाई की, उस बाप की पकड़ जो है वो कौन करेगा? प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है, मुझे दीजिए अल्लाह ने के बाद।